हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेंशन क्लासेस। आज हम क्लास 9 के चैप्टर सेल का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सम स्पेशल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस एंड सेकंड पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस। देखो, जब कोई भी सेल, एक सेल है, जब वो बाहर से किसी मटेरियल को एनगल्फ करती है, कोई भी सेल बाहर के किसी मटेरियल से, बाहर के किसी एनवायरनमेंट से किसी मटेरियल को एनगल्फ करती है, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। बाहर के किसी एनवायरनमेंट से किसी मटेरियल को एनगल्फ करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? जब अंदर का कोई मटेरियल बाहर पुश कर दिया जाता है, एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और ये सब होता है अमीबा के अंदर। अमीबा में क्या होता है? एक अमीबा होता है, उसके आसपास फूड पार्टिकल आता है, जो इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेती है। ठीक है, इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेती है। और जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, वेस्ट मटेरियल जो बचता है, उस वेस्ट मटेरियल को वो एक्सपेल्ड आउट करती है, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब एंडोसाइटोसिस में वो एनगल्फ कर लेती है। गॉट इट? नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग प्लांट सेल अपनी सेल वॉल से श्रिंक हो जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। प्लाज्मोलाइसिस, जैसे एक सेल है, प्लांट सेल, ये बाहर की सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फूड वैक्यूल हो गया। अब अगर हम इसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो इसका वाटर जो है अंदर से, जो प्लाज्मा है, वो बाहर आ जाएगा। जो सॉल्वेंट या वाटर या प्लाज्मा जो भी है इसके अंदर, वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाती है, सेल सिकुड़ जाती है। किस वजह से? लॉस ऑफ वाटर की वजह से। वाटर बाहर आ जाता है डिफ्यूजन से, सेल कैसी हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। क्या बनता है? सेल श्रिंक हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल में होता है, डेड प्लांट सेल में नहीं होता। डेड प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस नहीं होता। किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग प्लांट सेल में। इसमें लिविंग प्लांट सेल क्या होता है? दोबारा से सुनो, अगर हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो सेल श्रिंक हो जाती है। किस वजह से? जो वाटर है वो बाहर आ जाता है डिफ्यूजन की प्रोसेस करके, और सेल श्रिंक हो जाती है। और अगर हम इसको वापस से फिर पानी में रखेंगे, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो वापस से गेन कर लेती है वाटर को और फिर से स्वेल अप हो जाती है। या फिर अगर हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, देखो, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखने के बाद सेल स्वेल अप हो जाएगा और कुछ ज्यादा स्वेल अप होके ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये वाटर को गेन कर लेगा, गेन ऑफ वाटर। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? जब हम किसी भी लिविंग प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो उसका पानी लॉस हो जाता है, बाहर निकल जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, उसको हम वापस से किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो सेल वाटर को गेन करेगी, स्वेल अप हो जाएगी और कुछ फूली फूली दिखेगी। गॉट इट? ओके। अब इस कंडीशन में क्या होता है? जब सेल स्वेल अप हो रही है, सेल की मेम्ब्रेन बाहर पुश कर रही है, फोर्स लगा रही है, उसी टाइम पे ये बाहर की सेल वॉल जो है अंदर को पुश लगाती है, ताकि सेल बस्ट ना हो जाए, फट ना जाए। ये सेल वॉल अंदर एक प्रेशर लगाएगी टू प्रिवेंट द बस्टिंग ऑफ सेल, सेल को फटने से रोकने के लिए। क्योंकि पानी अंदर जा रहा है, तो सेल जो है अंदर से प्रेशर लगाएगी सेल वॉल की तरफ, ऊपर से सेल वॉल अंदर ही साइड प्रेशर लगाती है, ताकि सेल बस्ट ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेंट्रल हेड है किसी भी सेल का,
जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, पोरस होती है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेंट्रल हेड होता है सेल का। डबल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, पोर्स इन मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल सेल से न्यूक्लियस के अंदर आता है, न्यूक्लियस से सेल के अंदर जाता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस सेंट्रल हेड होता है किसी भी सेल का, डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, पोर्स होता है उस मेम्ब्रेन में जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल सेल के अंदर आ सकता है, सेल से न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है और न्यूक्लियस से सेल में जा सकता है। देखो कुछ ऐसा, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो कि डबल मेम्ब्रेन है और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ये होता है न्यूक्लियर एनवलप। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए कहलाता है। अब डीएनए क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल हेड है किसी भी सेल का, डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन में, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये, जिनकी वजह से कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाता है या कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। या तो कोई भी मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाता है या कोई भी मटेरियल इस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट इज व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या होता है? फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। ये कैरी करता है हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कैरी करता है हमारे कैरेक्टर्स को, जेनेटिक कैरेक्टर्स। जेनेटिक मटेरियल होता है ये हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है और ट्रांसफर या इनहेरिट करता है किसी भी पेरेंट से जेनेटिक कैरेक्टर्स को किसी भी ऑफस्प्रिंग में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है या इनहेरिट करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक कैरेक्टर्स कैरी करता है, वो कैरेक्टर्स को किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब फादर से किसी भी सन या डॉटर में, मतलब उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये हो गया डीएनए जैसे हमारा डबल स्ट्रैंड होता है। अब
इसका एक फंक्शनल सेगमेंट होता है जिसमें सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीन। डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट होता है जिसका नाम है जीन। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कलर ऑफ आईज, हेयर्स, या फिर हमारे हाइट के कैरेक्टर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। यही जीन जो है ट्रांसफर करता है सारे कैरेक्टर्स को हमारे पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। ओके, ये डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उलझा हुआ सा स्कैटर्ड फॉर्म में। मानो ये एक सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए कुछ ऐसा उलझा उलझा सा होता है, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है डीएनए। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तो ये स्कैटर्ड डीएनए क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ऐसा रोड शेप का होता है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। जो स्कैटर्ड फॉर्म होती है डीएनए की, जो सेल डिवीजन से पहले रहती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये क्रोमैटिन रॉड शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तब हमें विजिबल होता है रॉड शेप में, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। डीएनए एक स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, सेल के डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमैटिन सुलझ के रोड शेप का शेप बन जाती है उसकी, और जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमैटिन, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं रॉड शेप के, और यही रॉड शेप के क्रोमोसोम्स हमारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के बेसिस पे हम सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, एक पुराने टाइप का सेल, पुराना सेल जो वेल डेवलप, जिसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। और कैरियोटिक मतलब कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, पुराना न्यूक्लियस है, जो कि वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यू का मतलब होता है एक न्यू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जिस सेल में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिस सेल में प्रिमिटिव मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, पुराना टूटा फूटा सा न्यूक्लियस होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। मान लो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है। ये मेनली बैक्टीरियल सेल में होता है, बैक्टीरियल सेल। और ये जितनी भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल है, मल्टी सेल्यूलर में सब में सेल्स में होता है। बैक्टीरियल सेल यानी यूनिसेल्यूलर सेल में होता है ये, और ये मल्टी सेल्यूलर सेल्स में होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल का साइज जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। इन सेल का साइज होता है जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर।
इन सेल का 50 to 100 माइक्रोमीटर, इन सेल का 50 to 100 माइक्रोमीटर साइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें देखो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल या यूनिसेल्युलर सेल्स में होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं और जनरली इनका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल में नया सेल होता है, वेल डेवलप्ड सेल होता है। ठीक है, और मल्टीसेल्युलर सेल्स में होती है ये, सॉरी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होती है ये सेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है और इनका साइज होता है 50 to 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट थिंग इज, इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसका क्रोमोसोम सिंगल है, सिंगल क्रोमोसोम। और इसमें दो या फिर दो से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 or more क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में दो या दो से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल बैक्टीरियल सेल, इसका एग्जांपल ह्यूमंस। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? देखो, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही सेल के पास होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल के पास क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जस्ट लाइक ऑर्गन्स इन एनिमल। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही एक सेल के पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो, एक सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक, गोल्जी होती है, राइबोसोम्स होते हैं। ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल है। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी हो गया, प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है कुछ प्लांट सेल में। ठीक है, ये सब एक सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी हैव टू स्टडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल, ये न्यूक्लियस और ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो एक नेटवर्क या चैनल क्रिएट करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। न्यूक्लियस से जितना भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म के लिए, वो सारा इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। न्यूक्लियस से जितना भी मटेरियल साइटोप्लाज्म के लिए ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी हेल्प से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। ठीक है, दूसरी चीज, ये लिपिड्स और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। लिपिड्स और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स को बनाता है। दूसरी चीज, सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन बनाता है, उसका सिंथेसाइज करता है, सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करता है, रिपेयर करता है उसको। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स आ जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स आ जाते हैं। क्या होता है इनके ऊपर? राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ठीक है, राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है ये, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में, वो कहां पे होता है? राइबोसोम्स में, प्रोटीन और लिपिड्स की। ठीक है, इनमें कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये स्मूथ रहती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स की हेल्प से प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करता है और ये प्रोटीन एंजाइम बनाता है। ये प्रोटीन एंजाइम बनाता है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ये हार्मोन्स का सिंथेसाइज करता है, हार्मोन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स और प्रोटीन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो वो रफ दिखता है हमें ऊपर से, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन और लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। प्रोटीन में की वजह से एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं और इनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, ये हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं। दूसरी चीज, इनका कोई रोल नहीं होता डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन में इनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन ये सेल जो है, सेल ऑर्गेनल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ये वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बैकबोन प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स में के लीवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो टॉक्सिन सब्सटेंस या फिर ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। और ये इनका कोई रोल नहीं होता डिटॉक्सिफिकेशन में। किसका होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। वर्टिब्रेट्स में उनकी लीवर सेल में होता है। लीवर सेल में ये टॉक्सिक सब्सटेंस और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस, जिसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने। गोल्जी एपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहते हैं और स्टैक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्न। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। एक इंपॉर्टेंट टर्म है ये। गोल्जी बॉडी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहती है, एक स्टैक बनाती है, जिस स्टैक को हम बोलते हैं सिस्टर्न। इसका काम क्या है? पैक करना, मॉडिफाई करना और ट्रांसपोर्ट करना। गोल्जी बॉडीज का काम होता है पैक करना, मॉडिफाई करना और ट्रांसपोर्ट करना। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रही थी, उसको ये गोल्जी बॉडीज पैक करता है, उसको मॉडिफाई करता है, प्रोटीन वगैरह को, लिपिड्स को, और उनको अलग अलग टारगेटेड जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन को और लिपिड्स को पैक करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बने थे, उनके आसपास में प्रोटीन और लिपिड्स को पैक करता है, मॉडिफाई करता है और उनको अलग अलग टारगेटेड प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा काम ये है, ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम्स बनाने का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का। ठीक है, गोल्जी बॉडीज कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर की थी, जो
पैरेलली अरेंज होती हैं एक स्टैक की फॉर्म में, जिसको हम सिस्टर्न बोलते हैं, जिनका काम है पैक करना, मॉडिफाई करना और ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास उसमें प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस जो भी होता है उसको पैक करती है, मॉडिफाई करती है और अलग अलग टारगेटेड प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट करती है। और दूसरा फंक्शन ये है कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन जो होता है वो गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम का काम है वेस्ट को डिस्पोज करना। लाइसोसोम का काम है वेस्ट को डिस्पोज करना। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फॉरेन बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं ताकि सेल को कुछ हार्म ना पहुंचाए। वो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया बाहर से आते हैं जो सेल को हार्म पहुंचा सकते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। कोई सेल ऑर्गेनल डेड हो जाता है या फिर नॉन फंक्शन हो जाता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। इनके अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो सेल ऑर्गेनल्स को या फिर फॉरेन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इनको डाइजेस्ट करने का काम किसका है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजल बोलते हैं, जिनके लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सेल ऑर्गेनल जो डेड हो जाते हैं या नॉन फंक्शन हो जाते हैं या फिर फॉरेन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं। अब इस लाइसोसोम का एक नाम और है सुसाइडल बैग। होता क्या है, देखो, जब भी किसी सेल में कुछ डैमेज होता है जिसकी वजह से लाइसोसोम फट जाता है, लाइसोसोम के अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाते हैं और अपने ही सेल को खा जाते हैं, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लाइसोसोम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। सेल में डैमेज होने की वजह से लाइसोसोम बस्ट हो जाता है, लाइसोसोम के अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर सेल में आ जाते हैं और वो अपनी ही सेल के सेल ऑर्गेनल्स को खाने लगता है, इसलिए उसको डाइजेस्ट सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो फट के बाहर आ जाते हैं। लाइसोसोम जब फटता है डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाते हैं और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपने ही सेल के जितने भी पार्ट्स हैं सेल ऑर्गेनल्स हैं उन्हीं को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेल डेड हो जाती है। इसलिए उस सेल को, इसको लाइसोसोम को बोलते हैं डाइजेस्टिव, इसलिए इस सेल को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, कुछ इस तरीके का। माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर फोल्डिंग होती है जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इन इनर फोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टी। सिस्टर्न और क्रिस्टी दो अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत होना।
सिस्टर्न किस में होता है? गोल्जी में। गोल्जी के स्टैक को सिस्टर्न बोलते हैं, वो पैरेलली अरेंज होते हैं, उस स्टैक को सिस्टर्न बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर फोल्डिंग्स होती हैं, ये इनर फोल्डिंग्स, ये वाली, ये इनर फोल्डिंग्स जो वो होती हैं, इसको हम क्रिस्पी बोलते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी एक करेंसी है एनर्जी की, करेंसी ऑफ एनर्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक खास बात और है, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है ये जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। तीन तरीके के प्लास्टिड होते हैं। सबसे पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर में प्रेजेंट होता है, जो कि कलरफुल प्लास्टिड होता है। ठीक है, ये कलरफुल होता है, फ्लावर में प्रेजेंट होता है। फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए होता है। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में और साथ में फोटोसिंथेसिस में। जो प्लांट में हमको ग्रीन कलर दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि उस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर दिखाने में हेल्प करता है और साथ में फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, जो कि व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है व्हाइट कलर के लिए, ये स्टोर करता है फैट, ऑयल एक्सेट्रा। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। तीन तरीके के प्लास्टिड होते हैं। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, सेकंड इज क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स में होता है, जो कलरफुल होता है, जिसकी वजह से फ्लावर में कलर्स दिखते हैं। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट कलर का पिगमेंट होता है इसके अंदर, ये स्टोर करता है फैट, ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में वैक्यूल बड़ा होता है साइज में और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। ठीक है, वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में होता है। बट प्लांट्स में it may occupy about 50 to 90% of space, 50% to 90% of space। ठीक है, प्लांट्स में वैक्यूल लार्ज होता है, इट में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ स्पेस, और एनिमल सेल में ये छोटा होता है। ठीक है, प्लांट सेल में ये फूड स्टोर करता है, प्रोटीन्स जैसे मतलब अमीनो एसिड, शुगर।
ठीक। वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल में दोनों में होता है। प्लांट में 50 to 90% ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बड़ा होता है साइज में, फूड स्टोर करता है, प्रोटीन स्टोर करता है, अमीनो एसिड स्टोर करता है, शुगर स्टोर करता है। ठीक है। नेक्स्ट एनिमल में, अमीबा में, अमीबा जो यूनिसेल्युलर है, अमीबा में फूड वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स जो फूड स्टोर करता है। उस फूड वैक्यूल्स में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एनिमल्स में स्मॉल होता है, अमीबा में प्रेजेंट होता है फूड वैक्यूल जो फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है और वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट इज मेम्ब्रेनस सिस्टम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में डबल मेम्ब्रेन होती है और खुद का डीएनए होता है, हैव देयर own डीएनए। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। इन चारों के पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है और डीएनए इनके अंदर नहीं होता। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, खुद का डीएनए होता है। बट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। अब एक चीज आता है राइबोसोम। राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती और ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, खुद का डीएनए होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डीएनए इनके अंदर नहीं होता। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बट इसके अंदर एक स्पेशलिटी ये है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। समझ आया? आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अपने नोट्स बनाइए, चैप्टर्स को समझिए, इनको टॉपिक्स को, और कल के लिए इंतजार करिए। कल के लिए हम सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं हमारे पास, एक एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस और एक सेल डिवीजन। ठीक है, तो कल उनको कवर कर लेंगे हम वीडियो में और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल को हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, अपनी पढ़ते रहना। थैंक यू।